बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, दुनिया भर में 15 सितंबर को यौम जमहूरियत मनाया जाता है ताकि जमहूरी इक़्तिदार, उसकी अहमियत और अफादियत उजागर हो सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ये दिन मनाना चाहिए, ये हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी जमहूरी इक़्तिदार किसी ना किसी तरीके से फल फूल तो सकें। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कभी भी तसलसल के साथ चलने नहीं दिया गया, और अलमिया ये है कि वतन अजीज़ को मार्ज़ वजूद में आए हुए 76 बरस हो गए, लेकिन आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सका। कोई अदालती फैसले की नज़र हो गया तो कोई मार्शल लॉ की भेंट चढ़ गया, और यूँ वतन अजीज़ पाकिस्तान जमहूरियत में बहुत पीछे रह गया। नाज़रीन, वतन अजीज़ में बेयकीनी की फ़ज़ा उरूज पर है। दहशतगर्दी की नई लहर फिर से सर उठा रही है। इलेक्शन की तारीख का मुअम्मा हल होने को नहीं। अवाम महंगाई से बदहाल हैं और एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन और साफ सुथरी करप्शन फ्री क़यादत के आने में है, जिसकी उम्मीद ही हम कर सकते हैं। इम्कान तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। आज की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समेत नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे। इसके साथ दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर साबिक़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वाघा साहब, रिजवान सलमान आबिद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे मुजाहिद बरेलवी साहब और इम्तियाज़ आलम साहब। नसीर वाघा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे बड़ा फैसला जो आज का आया है चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या कहेंगे आप उस पर? वैसे तो चीफ जस्टिस की जो भी इससे पहले सिचुएशन रही है फैसलों में, अगर आज का ये फ़ैसला ना आता तो ओवरऑल मैं ये समझता कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, मेरी इस बात से अगर कोई लोग इख्तलाफ करेंगे तो वो अपनी जगह पे करते रहें, कमज़ोर चीफ़ जस्टिस साबित हुए हैं। एक तो पीटीआई की हुकूमत का ख़ात्मा, और उसके बाद 14 मई को जो इंतखाबात होने थे उस पर भी वो कोई फ़ैसला ना कर सके। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दरमियान में ही रह गए और वो पाया तकमील तक ना पहुँचे। ये मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीफ़ जस्टिस की ये कमज़ोरी ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, आज का जो उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी गेंद पर जाते जाते चीफ जस्टिस कोई बड़ा छक्का ज़रूर लगाएंगे। अलबत्ता आज उन्होंने छक्का ज़रूर लगा दिया। वो खुशियाँ जो मना रहे थे सारे लोग, जी हमारे नैब के सारे केसेस ख़त्म हो गए, बस अब हम आज़ाद हो गए, 50 करोड़ वाले भी जो हैं उन पर नैब के मुकदमात नहीं होंगे, ये बड़ी हैरान कुन तरमीम थी और लोगों ने इनको ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया था। इवन हमारे बहुत सारे जो दूसरे नकाद हैं, वो लोग इस पे इतराज़ कर रहे थे कि ये कौन सा तरीका है। अच्छा, क्या 50 करोड़ वाला जो है वो फ्रॉड या चोर नहीं हो सकता? ये वो क्यों नहीं नैब के शिकंजे में आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। चीफ जस्टिस ने जाते जाते आज जो इतना बड़ा फैसला किया है, ये सारी तरह सिवाय एक के वो जो 30 रोज़ा एक रिमांड का इशू है, अच्छा वो कोई बड़ी बात नहीं है रिमांड वाली, लेकिन असल बात ये है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बहुत सारे दूसरे लोग, उनमें कई पीटीआई के लोग भी शामिल होंगे, उनके जो मुकदमात बंद हुए थे, जिन लोगों ने इन तरामीम से फायदा उठाया था और जो केसेस बहाल हो गए, जी शादियाने खुशियों से शादियाने बजा रहे थे, वो सब मट्टी में मिल गया और अब वो दोबारा केसेस खुलेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि 7 रोज के अंदर अंदर तमाम मुतलका अदालतों में ये केसेस दोबारा भेजे जाएंगे। अब फिर से काम शुरू। बिल्कुल ठीक है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जाते जाते बड़ा सरप्राइज। इम्तियाज आलम साहब, क्या कहेंगे? पहले आप बाकी पैनल से बात पूछ ले, मैं तो आपका मेहमान ही हूँ। सर मेहमान की बात में ज्यादा वजन होता है। इम्तियाज साहब, मेहमान की बात में ज्यादा वजन है। मेरे पंजाब रजी साहब बैठे हैं और एक दूसरे शेर बैठे हैं, उनकी बात सुन लें। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, उनसे भी राय जानेंगे। मेरे लिए सब मेहमान मेरे लिए मुकद्दम है। आप क्या कहेंगे आज के इस बड़े सरप्राइज पे? मैं समझता हूँ इसे कहते हैं अंग्रेजी में पार्टिंग किक और बड़ी जबरदस्त किक लगाई है चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते। अच्छा,
हाँ, तो ये जो लेजिस्लेशन थी, ये जो मुशर्रफ लेकर आए थे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नवाज शरीफ की हुकूमत रही, फिर पीडीएम की रही, उससे पहले पीटीआई की भी थी, पीडीएम से पहले। उन्होंने इसमें तरामीम ये की थी, खासतौर पर इमरान खान और नवाज शरीफ की और जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने नहीं की। और उसके बाद पीडीएम वालों ने की, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि इसका इतलाक बहुत पीछे से होगा, शुरू से होगा। उन्होंने कहा जी 50 करोड़ से ऊपर करप्शन होती है, नीचे वो कोई और करेगा, ये इदारा नहीं करेगा। फिर उन्होंने ये किया कि अपने खिलाफ जो मुकदमात थे सारे वो किस तरह से निपटा दिए, इधर उधर कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है, ये जो एक बहुत तकादा किया जा रहा था कि इवन प्लेइंग फील्ड हो, इमरान खान भी जेल में नज़र आते हों और बाकी दूसरे भी जिन्होंने इमरान खान के फांसी का बंदोबस्त किया है या उनकी सियासत से अदम अखराज का जो खेल खेला था, अब वो भी उस खेल में, उसी सब में शामिल हो गए। अच्छा, तो वैसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, पाकिस्तान में लियाकत अली खान के ज़माने से सियासतदानों पर पाबंदी लगती रही, अयूब खान के ज़माने में लगी, और ये सिलसिला चलता रहा, आज तक चलता रहा, हम देखते हैं। तो ये सियासतदानों को निकालना मैदान से, ये सब ठीक नहीं था। इससे जमहूरियत को बहुत नुकसान हुआ। मुशर्रफ का जो कानून था वो भी काला कानून था। 90 दिन तक आपने लोगों को पकड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन की जा रहे हैं, साल जरदारी साहब रहे, साल नवाज शरीफ जेल में रहे, उनकी बेटी रही, शहबाज शरीफ रहे, और दीगर लोग रहे। आखिर में पता लगा कि जी केस साबित नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे सियासतदानों की जो बट्टी प्लीद होती रही अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, किसी ने ये जरूरत नहीं की कि सबका हिसाब हो, भले वो जर्नैल हो, भले वो जज हो, भले सियासतदान हो, भले वो ब्रैकेट हो और ब्यूरोक्रेट हो। आपने देखा कि ब्यूरोक्रेट को इस नई तरमीम के तहत एग्जाम कर दिया गया था, जो काम ही नहीं करते, तो फिर सिर्फ सियासतदान रह जाते हैं ना। यहाँ मैं एक दूसरे पहलू से बात करना चाहता हूँ, वो ये कि सियासतदानों की बाजू कब मरोड़ा जाता है। अच्छा, जब सियासतदान की वीकनेस हो, कमजोरी हो, उसने चोरी की हो, उसने कोई कमीशन खाया हो, उसने कुछ ज़मीनें गलत अलॉट की हो, कोई और कारोबार रियासत से फायदा उठाया हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सियासतदान मैदान में होने ही नहीं चाहिए, जो सियासत के लिए भी कमजोरी का बायस बने और जमहूरियत की भी बाजू मरोड़ने में वो इस मशक़ सितम का हिस्सा बन जाते हैं, खुद उसमें वो गवाह बन जाते हैं या इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। ठीक। तो अगर ये जो अगर हम चाहते हैं कि जमहूरियत तबाह ना हो, तो इन लीडर्स को चाहिए कि ये पहले अपना नाम क्लियर करें। बिल्कुल सही, जैसे नवाज शरीफ करते रहे, जैसे जरदारी साहब करते रहे। ठीक है, पर अपना नाम क्लियर करके ये मैदान, पॉइंट आपका आ गया है। सही, मैदान में ना आए, जो गुनाहों के भार है वो कंधे पे लाद कर इंतखाबी अमल में ना आए, उसे उतार कर आए, नाम साफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, प्ली बार्गेन की तरमीम भी कलअदम, सियासतदानों पर नए मुकदमात बहाल हो गए हैं, आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो यही देखिए कि अभी जो बहुत अच्छे शायर हैं, मियाँ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 साल तक जेल में भी रहे, नैब का गालिबन मुलव्विस है, और आज वो निगरां हुकूमत में वफाकी वजीर, वही प्राइवेटाइजेशन फवाद का जिक्र कर रहे हैं। बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और यानी अगर आज मुझे और आप, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि अगर 2 साल तक जिन लोगों ने जाली झूठे मुकदमे में जो उनको अंदर रखा, तो वो भी तो काबिल सज़ा होंगे। यहाँ तो आपने देखा होगा कि अदालतों में बेचारे 14, 15, 16 साल लोग खड़े होते हैं, बाद में होता है जी पे साबित ही नहीं हुआ, बेगुनाह हो गए, रिहा हो गए, तो निकाले ना। आज आप भुट्टो के केस से लेकर बाद में नसीम हसन शाह से लेकर जो उन्होंने कहा मशहूर पहला, जिन चीफ जस्टिसों ने फैसले सुनाए, तो सेरेमोनियली कम से कम जो बाद में गलत साबित हुए, तो मैं कहता हूँ उनको भी करमवेल की तरह उनकी अलामती तौर पर शराय दस्तूर पर कम से कम उनके खम्भों पे लटकना तो चाहिए तस्वीरें, ताकि कोई इबरत पकड़े। क्या होता है आपके यहाँ? आप ये कमजोर तरीन जज जैसे साकिब निसार हो, या इससे पहले कौन सा जज, या ये बताइए मुझे, पाकिस्तान में ओवरऑल अदलिया को भी मैं शामिल कर लें, स्ट्रॉन्ग था?
क्या 70 से लेकर आज तक तमाम चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उसके आगे से नहीं हुए? नजरिया जरूरत जो जस्टिस मुनीर का चल रहा था और वो आज तक अभी चलता रहेगा, देखिएगा अभी आप देखिएगा ये नजरिया जरूरत जैसे अभी 14 मई को चला कि इलेक्शन नहीं माने उन्हें चीफ जस्टिस कहने पे, यानी वो खुद भी बेबस हैं। तो अदलिया की बालादस्ती को खत्म करने में या अदलिया की जो साख खराब करने में सबसे बड़ा हाथ जुडिशरी का ही है। ये तो अभी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, अगले हफ्ते आ जाए हमारे जस्टिस भाई साहब देखेंगे। तो ये जो नैब का केस हुआ है, तो एक केस को आप क्यों मिसालिया बनाकर जुडिशरी के किरदार बात कर रहे हैं? कौन सा केस ऐसा है? मैंने कहा ना, भुट्टो जुडिशल मर्डर केस से लेकर यहाँ इसमें कोई याह्या खान मुल्क तोड़ गया, हमीदुर रहमान कमीशन से रिपोर्ट से लेकर उन नसीम हसन शाह का मशहूर के बाद में उन्होंने किताब भी लिखी कि मैं शर्मिंदा हूँ, वो फैसले को कहा गया कि लड़काना के लिए अलग और लाहौर के लिए अलग, एक पूरी तारीख है जिसमें मैं जाऊंगा। तो ये अफसोसनाक अमर है कि आप मैंने कहा ना कि नैब के तहत सिर्फ एक फवाद हसन की तुमने मिसाल दे दी, कितने लोग बेगुनाह हों, उन पे जाली झूठे मुकदमे इदारों एजेंसियों इदार मरी, तो कभी इन लोगों को भी तो कठेरे में लाया जाए, FIA के डायरेक्टर को, कभी ये जो IB के स्पेशल ब्रांच के उनको, कि आपने जो ये केसेस बनाए झूठे जाली मुकदमात, तो उनको उतनी ही अरसे अंदर नहीं रखना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। यानी ये जो कोई मुकदमे जो जिन मुकदमों में नैब कर रखते हैं, तो कुछ लोग जो है वो केस बनाते होंगे ना, उनके दस्तखत होते होंगे ना, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। और माफी हो गई उनके लिए, माफी हो गई उनके लिए भी तो सजा रखी जाए। बिल्कुल। एक ने कहा था ना कि आप जरा 24 घंटे IG को, तो खुद भी जरा 24 घंटे जेल में रह लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो आप अंदर रखते हैं लोगों को। ये 37 औरतें जेल में आज तक चार्जशीट आई, आप तो नैब के केस की बात कर रही हैं कि कोई चार्जशीट है? जो बरसों से लोग जेल में हैं, अभी जो हालिया पकड़ धकड़ हुई है पिछले 16 माह में। सही। रजी साहब, ख़त्म हुए जो तमाम रेफरेंसेस हैं नैब के तरमीम के दिन से ही बहाल हो जाएंगे, तफसीली फैसला ये कहता है। तो जितनी मिठाइयाँ बांटी गई और रिलीफ जो है वो सियासतदानों को मिला था वो ख़त्म हो गया। आपको किसने कहा तफसीली फैसला है? जज साहब ने खुद कहा है शॉर्ट एंड स्वीट फैसला है, तो शॉर्ट ऑर्डर है ना। अभी डिटेल जजमेंट आएगी, तो डिटेल जजमेंट के हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुना दूं जो मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने सुनाया जो कुछ महीने पहले रिटायर हुए। वो कहने लगे कि एक जनरल आरफ साहब होते हैं, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह बन गए और उनको वहाँ पे जो तंजीमों ने वोटिंग करनी होती है वो वोट करके हटा दिया। तो उनके वकील आए, मुझे चैम्बर में मिले कि यार वो अपना यार है, जिगर है, तो वो अब उसको मेंटेन करना है, तो इसको ज़रा स्टे दे दी, मैं तुम्हारे पास फैसला लगवाने लगा हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास ना लगवाना, क्योंकि ये बंदा जमहूरी तरीके से वोट आउट हुआ है, मैं इसको कतन स्टे नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मेरे साथ वाला कमरा था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, और उसने वो फैसला उनके यहाँ लगवाया एप्लीकेशन। उमर अता बंदयाल साहब ने मुखालिफ पार्टी को नोटिस किए बगैर स्टे दिया और उसके ऊपर शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट दी। आज तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं लिखा। इस मुल्क के अंदर अगर खेलों का बेड़ा गर्क निकाला जाएगा तो उसके पीछे आपको जज खड़ा नजर आएगा। इस मुल्क में चीनी की कीमत के अंदर इजाफे को निकाला जाएगा तो जज नजर आ जाएगा। अब आ जाइए इस फैसले की तरफ। देखिए, ये फैसला हवा में नहीं हुआ था, ना किसी को ख्वाब आया था कि जनाब हम अपने फैसले ये कर दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 3 जजमेंट ऐसी आई थी जिसके अंदर नैब के पैरामीटर्स तय किए गए थे और सबसे कंप्रीहेंसिव जजमेंट वो थी जिसमें ख्वाजा साद रफीक साहब को बेल दी गई थी। उसमें ये 10 के 10 पॉइंट आउट किए गए थे, राइट डाउन किए गए थे कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आपको लेजिस्लेशन करना है और नैब को एक सियासी क्या उसको कहते हैं इंजीनियरिंग के अदारे से एक हिसाब का अदारा बनाना है। ये तमाम की तमाम तरामीम सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच की फाइंडिंग्स के ऊपर मुश्तमिल थी जो कि इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उमर अता बंदयाल साहब से सीनियर जज थे, ये जजमेंट दी थी और 2 मजीद बेंचेस ने इसको एंडोर्स किया था। अब अगर पार्लियामेंट ने उसको कर दिया और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो जो आइंदा चीफ जस्टिस साहब ने परसों 18 को मीटिंग रख ली है, अगर उन्होंने ये बेंच ही उड़ा दिया, क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट रखा है ना प्रोसीजर एक्ट वाले उसके ऊपर फुल कोर्ट रख लिया है, और अगर वो उड़ जाता है
तो मेरा मतलब है कि जो इस फैसले को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मंडे तक ठहर जाएं। अच्छा। यहाँ पे बहुत कुछ बदल जाया करता है। अच्छा। तो इसलिए वो भी सेलिब्रेशन को जरा होल्ड कर ले, मिठाइयों के ऑर्डर ऑन होल्ड कर ले, ये 18 का इंतजार कर ले। ठीक है सलमान आबिद साहब, एक तो बताएं मुत्तफिक हैं रजी साहब की बात से, और दूसरा नैब तरामीम जो कलअदम करार दी गई, साबिक एक सदर और 6 साबिक वज़ीर आज़म के नैब केसेस बहाल हुए हैं। देखिए ये बड़ा दिलचस्प मुल्क है। एक तो आज क्योंकि हम यौम जमहूरियत मना रहे हैं, एक ऐसे मौके पे जब जमहूरियत हमें कहीं नज़र नहीं आती और डेमोक्रेटिक स्पेसिस जो है वो कम होती जा रही है। एक फिक्र और कह लूं, जी देखें हम उस मुल्क में जमहूरियत मना रहे हैं, यौम जमहूरिया के जिनको हम इलेक्ट करके इस जमहूरी निज़ाम के तहत भेजते हैं वो सबसे ज़्यादा इस जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। प्लीज सर। तो मेरा मतलब है कि हम इस वक्त तो पाकिस्तान में जमहूरियत की ये हालत है जो हम देख रहे हैं, और इसमें जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के अमालनामा है उसमें सियासतदानों का अमालनामा भी कोई इतना अच्छा नहीं है, और सब ने माशाल्लाह इस बहती गंगा के अंदर अपने अपने हाथ धो के जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर ही किया, मजबूत नहीं किया। एक बात देखिए, जब आप पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाएंगे ना और मखसूस अफराद को बुनियाद के ऊपर उनके मफादात को सपोर्ट करते हुए, यानी जिन पे इल्ज़ामात हैं वही उन्हीं के ऊपर कानून साजी करके अपने और अपने ख़ानदान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर उस लॉ की क्रेडिबिलिटी, उस लॉ की लेजिटिमेसी क्या रह जाती है? मुझे बताइए। 50 करोड़ से ज़्यादा की होगी करप्शन तो पकड़ेंगे, 49 करोड़ 99 जो है वो कर ले, उसके ऊपर कोई पकड़ दकड़ नहीं है। और जनाब इस तरह की कानून साजी की ना उस वक्त कोई अहमियत थी, ना आज इसको कोई क्रेडिबल कह रहा है। उसने पता था कि इसने जिस वक्त जाएगा कोर्ट के अंदर ये जाएगा। ये देख लेते हैं अभी जो नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं ना, जिनके ऊपर हमने बड़े ढोल बजाए हैं, और हमें लगता है कि शायद जुडिशरी के अंदर कोई इनकलाब आने वाला है, वो भी पता चल जाएगा जब वो आएंगे, तो देखते हैं कितना बड़ा इनकलाब आएगा। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, आइन को बचाना चाहते हैं, कानून को बचाना चाहते हैं, और आप उसके ऊपर छतरी किसकी डाल रहे हैं? करप्शन की, बदनवानी की, लूटमार की, उसको बकायदा लगाकर आप ये समझते हैं कि हम जमहूरियत बचा लेंगे। हसन रजा पाशा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो अहम फैसला आया है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जाते जाते बड़ा सरप्राइज दिया है, कैसे देखते हैं आप इस सरप्राइज को? देखिए, आपको याद होगा कि पार्लियामान ने ये बिल मंजूर किया अमेंडमेंट का, और इसमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट भी थी जो कि साबका पीटीआई की हुकूमत ने बजरिया आर्डिनेंस जारी की थी, नाफज की थी, और सुप्रीम कोर्ट के कई बेंचेस ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान अपनी ऑब्जर्वेशन दी और पार्लियामान को और हुकूमत वक्त को बार बार कहा कि इसमें ये तरमीम होनी चाहिए, ये ड्रैकोनियन लॉ हैं, कुछ ऐसे भी हैं। और फिर ऐसी ऑब्जर्वेशन भी आई मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब की तरफ से कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है, और प्रैक्टिकली ये बात साबित भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुकदमात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से थे, कुछ सही भी होंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि सारे गलत हों, लेकिन मेजॉरिटी जो है उनमें ऐसे थे कि जिसमें पॉलिटिशियंस की वफादारियां तब्दील करने के लिए वो उनको किए गए, और बाद में आपने देखा कि वो जमानतें भी हो गई, बरी भी हो गए, और जब तक वो ना करते रहे वो पाबंदे सलासत भी रहे और सारा काम हुआ। कौन सा केस फुल फ्लाइट ट्रायल के बाद सजा हुआ कोई देखे आपने? 80 to 90% केसेस बरी होते गए, और उसकी बड़ी रीजन जो ये थी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है नैब की, वो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकी उस लेवल की कि जज उसको उसकी बेसिस पे अच्छी प्रोसिक्यूशन होती और सजा दे पाता। तो हम आपको अपना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब बार बार ये कहते रहे कि फुल बेंच हो, फुल बेंच बन जाता तो ये ज्यादा बेहतर था, और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस केस पे पहले फैसला आ जाए, उसके बाद इसका फैसला करेंगे, क्योंकि ये भी 184(3) के तहत जो बेंच है उन्होंने फैसला किया है। तो हसन रजा पाशा साहब, जो नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनकी जानिब से भी पहला बड़ा ऐलान यही जो भी जिक्र कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। उनके लिए इसके अलावा कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हो गए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसको पहले केस के तौर पे लगा दिया और उसको
मुमकिन तौर पे फुल बेंच हेयरिंग करेगा, और ये अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि ये वाहिद चीफ जस्टिस है जो अपने इख्तियारात को 3 रुकनी को सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी में वो इवॉल्व करना चाहते हैं और उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, वागा साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। पाशा साहब, एक सवाल है जो आम लोगों के ज़हन में भी इस वक्त है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है नैब तरामीम को कल अदम करार देने का, अगले चीफ जस्टिस या इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है? इनको अनडू करने के लिए क्या कानून में क्या प्रोसीजर है और क्या हो सकता है इसके खिलाफ? देखिए, हम इसको अभी नहीं कह सकते कि इनको अनडू करेगा कोई नया बेंच, क्योंकि ये अपना फैसला थोपने वाली बात है। सिर्फ ये है कि एक रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है, और अगर ये जो परसों लगा है 18 को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके स्टेटस को खत्म हो जाता है, तो उसमें ये प्रोविजन दे दी गई थी कि कोई भी केस जब 184(3) का समाअत होगा और उसका फैसला होगा, तो उसकी रिव्यू पिटीशन अपील की सूरत में उसकी समाअत होगी। और बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए कौन कौन से बड़े चैलेंजेस होंगे, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से। सवाल हमने ये रखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समेत नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे? इम्तियाज आलम साहब। देखिए, बहुत बैगेज छोड़ गए हैं। ये बैगेज शुरू हुआ है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से और सिस्टम के साथ, और ये साहब तक, और जो फैसले हुए हैं जिसे ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, अदालती नज़ायर जिन्हें कहा जाता है, वो इतने मुतज़ाद हैं और इतनी भर गए हैं मुतज़ाद फैसले कि उन्हें बहुत क्लियर करना बहुत बड़ा मैस। ज़ाब्ता कार जो है सुप्रीम कोर्ट का वो तय करना चाहिए, और ये अच्छी बात सुनने में आ रही है कि ये केस लग रहा है ये प्रोसीजर का और अपील के लिए जो हक का मुतालबा बार काउंसिल करती आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब 184(3) की तरह फैसला कर देती है तो आखिरी फैसला हो जाता है, उसके खिलाफ अपील नहीं है। तो ये एक जेन्युइन मुतालबा रहा है बार्स का। इस पर भी वो अगर बेंच बनने जा रहा है तो फुल कोर्ट बेंच बने ताकि इस कंट्रोवर्सी को भी हल किया जा सके। सही। तीसरी बात यह है कि अदलिया को सियासी मामलात में से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और मुकन्ना के मामले में और इंतजामिया के मामले में ऐसी मुदाखलत जैसे हमने देखी डिकोडिक के मामले में या स्टील मिल के मामले में, या ये जो डैम बनाने चल पड़े थे जज साहब, वो जो बिल्डिंगें गिराते फिर रहे थे जज साहब, तो ये मैं समझता हूँ ये काम बंद करना चाहिए। बिल्कुल चीफ जस्टिस अदलिया को सियासी मामला से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सलमान हाफिज साहब, नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए आपके ख्याल में क्या क्या बड़े चैलेंजेस होंगे? यह है कि हम शख्सियात से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और हमें लगता है कि कोई शख्सी मामला जो है वो एक कोई बहुत बड़ा इनकलाब पैदा करेगा। देखिए, जब तक आप निज़ाम की इस्लाह नहीं करेंगे, अगर मौजूदा चीफ जस्टिस वाकई चाहते हैं कि जी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक हो, तो सबसे पहले तो अदलिया के अंदर जो खराबियां हैं उनको वो दुरुस्त करें। जजों की तकर्री के निज़ाम से लेकर इंसाफ के डिलेइंग तक उन सारे मामलात को वो लीड करते हुए नजर आए। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जुडिशरी के अंदर भी मामलात ये हैं कि उन पर सियासी रंग गालिब आ जाता है, समझौते की सियासत गालिब हो जाती है। अब देखते हैं कि नई चीफ जस्टिस साहब जो अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है या उसके अंदर रिफॉर्म्स हैं, जो जुडिशल रिफॉर्म्स होनी है और काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी हैं, क्या वो उसको लीड करते हैं या वो जो है वो भी वही कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे खबर बड़ी बनती हो, और जितनी बड़ी खबर बनेगी उतनी ज़्यादा तशहीर भी होती है। हमारे यहाँ ये बड़े डायलेमास हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो बड़ा चैलेंज है वो अभी भी वही है जो आपने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, और जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, जजों की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार तय होंगे,
उनके सिस्टम्स तय होंगे, अपने आप को सियासत से डिस्कनेक्ट करेंगे, अपने आप को तशहीर के मामलात से बाहर निकालेंगे और आइन और कानून प्रिवेल करेगा। जब आइन और कानून प्रिवेल करेगा तो फिर जुडिशरी अपने आप को सस्टेनेबिलिटी तो लेके जाएगी ना। लेकिन अगर हमने एक और तरीके से, एक रिवायती अंदाज से जुडिशरी के अंदर एक्टिविज्म भी दिखाना है और हमने उसके अंदर जो है वो इनकलाब की बातें भी करनी है, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे इस वक्त बाकी लोग कर रहे हैं। रजी साहब अग्री करते हैं सलमान आबिद साहब से कि जुडिशल रिफॉर्म्स ही बड़ा चैलेंज होगा, नए चीफ जस्टिस के लिए चैलेंजेस वही पुराने होंगे? देखिए, सलमान आबिद साहब की अपनी राय है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात अर्ज कर रहा हूँ। दो अदलिया के अंदर जो है अहम पॉइंट आप आइंदा तारीख में याद रखे जाएंगे। एक, जब एन ब्लॉक ऐसे वकला को, ऐसे जजेस को फारग किया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जिन्होंने NRO के तहत नहीं, वो दूसरा एक जो लॉ आया था उसके तहत हलफ उठाया था, तो बहुत सारे जजेस फारग कर दिए थे। उस वक्त जो वैक्यूम पैदा हुआ था उसमें नलायक तरीन, नखेद तरीन और फसडी तरीन लोगों को हमारी आला अदलिया के जजेस बना दिया गया, जो इस वक्त सिस्टम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जुडिशल एक्टिविज्म की बुनियाद के ऊपर, मेरी इतला भी यही है, मैं मतलब कि जिम्मेदार जराए से, वो जो गंद भरा गया था हमारी अदलिया के अंदर, उसको साफ किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा इसको। खास तौर पे इंडक्शन जो होती है, वो ये जरूरी नहीं है कि जज का पुत्र जज हो, और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ना ले जाएं और उसका चीफ जस्टिस बनने का इम्कान ना हो तो वो पुतर जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं, और ऐसी ऐसी जजमेंटें मारनी शुरू कर दे कि मुझसे आगे को पूछता क्यों नहीं है वजीर कानून कि मैं ये जजमेंटें क्यों दे रहा हूं। ऐसा ना हो, इंस्टीट्यूशनल उसकी तरफ लेके जाना है, कॉम्पिटेंट, ज़हीन और मामला फहम लोगों को इंडक्ट करना है। ये आप इस दफा होता हुआ देखेंगे, और अब ना हुआ तो फिर नहीं होगा। पहला दौर भट्टी साहब, अपना चौधरी साहब वाला, इफ्तिखार चौधरी साहब वाला, और ये दोनों दौर, ये आप याद रखिएगा आइंदा तारीख में। मैं एक छोटी सी बात कर दूं, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में भी उस वक्त हमने कहा था कि बड़ी रिफॉर्म्स और बड़ा इनकलाब आ रहा है, फिर हमने देख लिया था वो इनकलाब क्या था। सही जी। नसीर वागा साहब, जब तक आला अदलिया के जजों की तकर्री का कोई वो वाला म्यार नहीं होगा, देखिए एक जज 10 साल प्रैक्टिस करता है बतौर वकील और उसके बाद उसकी नॉमिनेशन हो जाती है। मैंने लफ्ज़ नॉमिनेशन इस्तेमाल किया है। सिविल जज बनना पाकिस्तान में मुश्किल है, एडिशनल सेशन जज भर्ती होना बराए रास्त बहुत मुश्किल है, जबकि हाई कोर्ट का जज बनना बहुत आसान है, और यही लोग आला अदलिया में जाते हैं। जब तक ये मेयार ठीक नहीं होगा, जब तक जजेस के लिए एक प्रॉपर इम्तहान, एक सिस्टम नहीं होगा और उस छाननी से वो छन के नहीं आएंगे, आपकी अदलिया में कभी कोई रिफॉर्म्स काम नहीं आ सकती। ये मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूं। आप जिससे मर्जी पूछ लें, आज एक वकील, एक जज साहब एक दिन पहले अपने चैम्बर में बैठे होते हैं और अगले ही दिन वो हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। क्राइटेरिया क्या है? माजरत के साथ सब लोग पॉलिटिकली नॉमिनेटेड होते हैं, पहले से ये फैसला हुआ होता है कि इसने जज बनना है। फिर हमारी वहाँ की जो यूनियंस हैं, वहाँ के जो इदारे हैं, वो इस पे कितना असरअंदाज होते हैं। भाई जजेस की तकर्री जब तक 100% मेरिट पे नहीं होगी, उसके बगैर आप भूल जाएं आपकी अदलिया का म्यार और फैसले कभी बेहतर हो सकेंगे। नए चीफ जस्टिस के लिए सबसे पहले तो अपने घर को ही दुरुस्त करना होगा। ये तमाम पैनलिस्ट की राय है। ब्रेक का काजा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में दहशतगर्दी की नई लहर है, और ख्वाजा आसिफ ऐसे में कहते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान काबुल के इत्तेहादी है, और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तुरखम सरहद खोलने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में दहशतगर्दी की नई लहर है, और जिस पर साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। रिजवान रज़ी साहब, ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, ये कैसा सिला मिल रहा है हमें? देखिए, ये सिले की उम्मीद जिन लोगों ने लगाई हुई थी, मैं तो उस वक्त भी उनको यही अर्ज किया करता था कि जो हमने 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब की क़यादत के अंदर
जो अफगानियों की इस नस्ल के साथ किया है, अब उनकी आंखों के अंदर हमारे लिए, मुझे तो कम से कम 2008 के बाद उन आंखों में मोहब्बत नज़र नहीं आती थी, शरारे नज़र आते थे जिसका अब इजहार अमली तौर पे वो कर रहे हैं, तो हमें तकलीफ हो रही है। मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, मैं इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलता और लिखता रहा हूँ, उनके नुमाइंदों से 2006-07 से जब से इंटरेक्शन शुरू हुआ, खैर इंटरेक्शन तो एज ए जर्नलिस्ट पहले भी था, लेकिन उसके बाद एक चेंज जनरेशन थी। आप देखिए इनसे पहले की जो नस्ल थी उनकी, उनमें से आप जब जिक्र करते थे तो कोई लाहौर से पढ़ा होता था, कोई कराची से पढ़ा होता था। मुल्ला उमर का साहबजादा जो है वो कराची से पढ़ा हुआ है, कराची की एक मदरसे से पढ़ा हुआ है, जो इस वक्त वजीर दिफा है। लेकिन उसके इर्द गिर्द आप देखें, कोई जर्मनी से पढ़ के आया है, कोई इटली से पढ़ के आया है, इवन कई अमेरिका से तालिबान के बच्चे पढ़ के आए हैं जो वहां पे क़यादत कर रहे हैं। तो उनका वो वाला रवैया नहीं है जो मुल्ला उमर एंड कंपनी का हमारे बारे में था। पहली बात तो ये ज़हन में रख ली जाए। दूसरी बात ये है कि जो जवाब हमें परली तरफ से दिया जाता है वो ये है कि जनाब हम तो एक ढीली मिली सी गवर्नमेंट है, स्मगलर जो है वो बॉर्डर्स को कंट्रोल करते हैं। नतीजे के तौर पे हमारा ये आर्गूमेंट आगे से है कि भाई अगर स्मगलर्स ये हमले करते हैं हमारे ऊपर, तो फिर आपकी मरकजी क़यादत जो थी वो चित्राल वाले हमले के अंदर क्यों मौजूद थी मौके के ऊपर। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। पिछले दिनों अफगान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन जो था अमेरिकन का, वो अफगानिस्तान पहुंचा है। उससे पहले चाइना के फुल फ्लैग सफीर ने, चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने वहां पे अपना फुल फ्लैग सफीर लगाया है, वो लग गया है। अमेरिका ने उनके लिए ये जो होते हैं सोशल वेलफेयर के जो फंड्स हैं वो डी फ्रीज करने की बात कर दी है। इसके अलावा देखिए उन्हें पाकिस्तान से एक मुस्तकिल लाइफलाइन मिली हुई है अपने हमदर्दों के बायस, और उनके पास कोई डॉलर कमाने का जरिया नहीं है। यहाँ पे वो कोयला बेचते हैं, यहाँ पे वो फल बेचते हैं, उसके एवज वो यहाँ से डॉलर दे जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारी हालत खराब हो गई है। तो थोड़ा सा उनके साथ बैठ के मिलके बात करने की जरूरत थी, इसीलिए हमने तोरखम का बॉर्डर खोल दिया है। लेकिन इसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ना होने की बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ उससे भी ज्यादा जो सरकारी हुकाम है, जो मुलाजमीन है, उनकी अंधी लगी हुई है। ठीक है सलमान अभी साहब, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि करादम तहरीक तालिबान काबुल के इत्तेहादी है, अब अफगानिस्तान को भी किरदार अदा करना होगा, क्योंकि खैर सगाली और नेक ख्वाहिशात एक तरफा नहीं हो सकती। देखिए, जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी थी ना, उसी वक्त ये माहिदा अमली तौर पर हुआ था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के हवाले से। और TTP के हवाले से भी तय हुआ था कि वो लोग जो अफगानिस्तान में बैठ कर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं या पाकिस्तान में बैठ के कुछ लोग वहाँ दहशत गर्दी करते हैं, उस पर दोनों ममालिक जो है वो अफर्मेटिव एक्शन के तहत आगे बढ़ेंगे। अब जो डेफिसिट ये है कि जो इस वक्त TTP है वो बेस करती है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान से ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है जो पाकिस्तान के हालात को बिगाड़ती है। अब पाकिस्तान की जो वॉइस है या पाकिस्तान की जो रिजर्वेशन है, ये जो कंसर्न है, उसको अफगान हुकूमत उस तरह से एड्रेस नहीं कर रही जिस तरह से किया जाना चाहिए था। अगरचे वो ज़बानी बुनियादों पे तो कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अमली बुनियादों पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट है वो जाहिर करती हैं कि वहाँ से लोग आकर यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं। तो अब अगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना तो फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो डे बाय डे बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो ये सिर्फ अफगानिस्तान का क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का क्राइसिस नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर उसका इंपैक्ट नजर आता है, और रीजनल स्टेबिलिटी का सवाल जो है वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए एक डायलॉग इस तरह से होना चाहिए जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान के कंसर्न को अंडरस्टैंड करे और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के कंसर्न को अंडरस्टैंड करे, और दोनों ग्रुप, दोनों पाकिस्तान ममालिक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो TTP से जुड़े हुए मामलात हैं उस पर अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से वो इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि TTP जो है वो पूरे रीजन के लिए एक इस वक्त खतरा बनती जा रही है। तो दोनों ममालिक को चाहिए कि उसको एलिमिनेट करने में अपना रोल प्ले करें। बिल्कुल ठीक है। वागा साहब, इस सारी सिचुएशन में IB ने मुल्क और मैशत का खून निचोड़ने वाले माफियाज की रिपोर्ट जो है उनके खिलाफ वो जमा कराई है। टैक्स चोरी, मनशियात के कारोबार, करेंसी के गैर कानूनी कारोबार का धंधा इस वक्त रूज पर है। क्या कहेंगे आप? बहुत देर की मेहरबान आते आते बहुत जल्दी इन्होंने
आईबी ने ये रिपोर्ट जमा अभी तो कराई है। इंकशाफात हुए पाकिस्तान की हैं। बड़ी वाकफियत ये है तो- माफियाओं के साथ। जी जी, ये तो अभी मेरे ख्याल में कोई हफ्ता 10 दिन पहले ये माफिया खड़े हुए हैं ना, जिनकी आईबी अब रिपोर्ट दे रहा है। भाई ये रजी साहब, ये कब से स्मगलिंग हो रही है, ये किनको अभी भी बेवकूफ बना सिर्फ रहे हैं? रिपोर्ट ही आई है, इंकशाफात ही हुए हैं। जी, वागा इंकशाफात हुए हैं, Action तो किसने नहीं इस पे हुआ। अमल दरामद करना है, वो स्मगलिंग करने वाले लोग कौन है, रिपोर्ट बनी पड़ी होती है, उसके ऊपर नया कागज नया लगा के। कागज उसको सिर्फ ताजा करके वो दे देते हाय। हैं। हाँ। ये ऐसे ही होना है। देखिए, एक बड़ी अहम बात जिसकी जानिब लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं जी। कि चीन का अफगानिस्तान में अपना सफीर मुकर्रर करना बहुत बड़ा मानीखेज अमल है। अच्छा। असल में सी पैक में अमेरिका की दखल अंदाजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चीन को ये खदशा पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें सी पैक से जवाब मिल जाए अमेरिका के दबाव पर। इसलिए उन्होंने एक और रास्ता बना लिया है कि हम ईरान अफगानिस्तान के ज़रिए अपनी ट्रेड जो है, थोड़ी सी महंगी तो ज़रूर हो जाएगी, वो जारी रखेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है जिसको हमेशा हमारी हुकूमत को और हमारी कौम को मद्देनज़र रखना होगा। इसके साथ साथ अफ़गान हुकूमत के अंदर जो इस वक्त तालिबान और अल-कायदा की इंटरफेरेंस है और वहाँ उन लोगों का जाना और उस हुकूमत में शामिल होना इस खित्ते के लिए इतना ख़तरनाक है, जबकि इससे पहले अफ़गान हुकूमत ने बार बार इन लोगों से अफ़गान तालिबान और ख़ास तौर पर अल-कायदा से अपने लाताल्लुकी का इजहार कर रखा था। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी खौफनाक खबर है इस खित्ते के लिए। रजी साहब, क्या फिर यही कहें कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो दर्द सर बन गया? नहीं, अफगान ट्रांजिट ट्रेड दर्द सर नहीं है। अफगान ट्रांजिट स्टेट को अनडॉक्यूमेंट रखने वाले जो देखिए ना 2,500 बंदा क्रॉस करता है तोरखम का बॉर्डर, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे होता है, और बगैर डॉक्यूमेंट के करता है रोजाना 18,000 बंदा। अच्छा। अपना चमन का बॉर्डर। डॉक्यूमेंटेशन कौन नहीं होने दे रहा? हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काली भेड़ें तलाश करनी है और उनकी तरफ भी तलाश करनी है। डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो है वो ये चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है, वो हर जगह ही मौजूद होती हैं, उन्हें तलाश तो कर लिया जाता है लेकिन उनके खिलाफ एक्शन कभी नहीं हुआ है। आज के पास इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।